This video consists of 6 parts. Part 1 Introduction, which contains only raw animation. Part 2 Traditional teaching, consisting of pen and paper method. Part 3 Animation with explanation and relevant mnemonics. Part 4 NCERT part, in which each line of NCERT read with hidden meaning. Part 5 सवाल हमारे जवाब आपके. In this segment, every question possible from NCERT has been framed and solved. Now let us start from porifera. As the name dictates, what you understand, porifera is made from the word pores here. Now what do we mean by pores? पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस बेचारे ऑर्गेनिज्म के शरीर में छेद ही छेद हैं, तो छेद ही छेद मतलब पोर्स, और इसलिए पोरीफेरा. ये छेद ही छेद हो गए, ठीक है. तो इन छेद के फायदे क्या हैं? इन छेद के फायदे ये हैं कि इनमें से वो चीज़ें होंगी जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए, ठीक है. अब खाने का क्या करेंगे? खाने की में हम लाएंगे भैया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होगा तो उससे हम क्या होगा? एटीपी प्रोड्यूस होगी. एटीपी के काम क्या होगा? एटीपी का काम होगा आपको एनर्जी देना, और जब आपको एनर्जी मिलेगी तभी आप तो सर्वाइव करोगे. अभी क्लास इसको बैठ के सुन रहे हो, उसके लिए भी एनर्जी लग रही. कॉन्टिन्यूसली आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है. ऑक्सीजन जो मिल रहा है उससे एटीपी प्रोड्यूस हो रही है. प्लस कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उनको बॉडी से निकालने होंगे. जैसे हमारे में यूरिया होता है, यूरिया होता है, वैसे जो ये लोग एनिमल्स हैं उनमें भी कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है. सो व्हाट वी विल सो वाटर कैनाल सिस्टम क्या हेल्प करेगा? वाटर कैनाल सिस्टम विल हेल्प इन 3 थिंग्स. व्हाट? नंबर 1 फंक्शन ग्लूकोज. हाँ, फूड गैदरिंग में काम करेगा. फूड आएगा, कहाँ से आएगा? प्लैंक्टन्स जो होंगे वो बाहर से अंदर यहाँ से ऐसे आएंगे, ठीक है, और इनको फिर कॉलर सेल्स जो है अपने अंदर ले लेगा, ठीक है. ये मान लो यहाँ से आया, ये इसके अंदर गया, ये इसके अंदर गया. तो ये याद रखना कि इस कैविटी में कुछ नहीं हो रहा है. इस कैविटी में बस पानी, ये रास्ता है बस, ठीक है, ये रास्ता है और कुछ नहीं.
यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो प्लैंटन्स हैं वो डायरेक्टली अब सेल के अंदर जाएंगे, प्लैंटन्स जो है वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो हम अभी कहाँ थे, फूड गैदरिंग में हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसीलिए कहाँ इस सेल में डायरेक्ट अंदर जाएगा कॉलर सेल के, इसलिए क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो अगर यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाता है इस कैविटी में तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्यों, सेल के बाहर की एरिया है, हमारे पेट में जब खाना जाता है वो पेट कोई सेल नहीं है, पेट एक कैविटी है, अब खाना उसमें जाता है, उस पर एसिड काम करता है तो उससे क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है तो हमारे में कैसा डाइजेशन है, सेल के बाहर भी डाइजेस्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। वैसे यहाँ पर नहीं होता, ये जो कैविटी है वो नहीं होता उस कैविटी में, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल के अंदर जाएगा, वहीं पर डाइजेस्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नाउ हम लोग अभी थे फूड गैदरिंग में हो गया, अब फूड को हमें ऑक्सीडाइज भी तो करना है, तो उसके लिए हम क्या होगा, हमें चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। फिर अगर रेस्पिरेशन कैरी आउट करने में हेल्प करेगा और क्या होगा, नाउ रेस्पिरेशन अगर कैरी आउट करने में हेल्प करेगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमने जो बोला था वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो निकालना होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगा, ठीक है। तो तीन काम हो गए वाटर कैनाल सिस्टम के, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। नाउ you can see that these are the organisms. This is the porifera. Now this porifera, how is the water canal system formed? For water canal system to be formed, one thing is certain, that we require a pore from where water enters, okay. It is through this pore water enters, and a pore where water exists, and it is like a O. सी, कोई भी छेद देखोगे दुनिया में, जिंदगी में कभी भी छेद देखोगे, कभी कभी छेद देख के खुश हो गए, दुखी हो गए, सब होगा, लेकिन छेद देखे कभी भी देखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, कुछ जाएगा, कुछ जाएगा या कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये एक ओ है, एक ये ओ है, ठीक है। ये एक ये ओ है और एक ये ओ है, तो ये वाला ओ छोटा है, छोटा सा है, नाम भी छोटा होगा, ऑस्टिया, 5 लीटर का, ठीक है। अभी दूसरा ओ है, हाँ दूसरा ओ है, तो ये कितने लीटर का होगा, ये इससे ज्यादा का होगा, तो ये इसको ऑस्कुलम बोल दिए। अब भैया ये बताओ, अब ये कैविटी है, किसके अंदर मिल रही है, स्पंज के अंदर कैविटी मिल रही है। अब स्पंज के अंदर कैविटी मिल रही है तो उसका नाम क्या देंगे, हाँ स्पंज के अंदर कैविटी मिल रही है तो उसका नाम स्पंजो सील कर देते हैं। सील का क्या मतलब है, सील अभी आप देखेंगे कहीं भी होगा बॉडी में, जब भी कैविटी होगी हम उसे सील बोल देंगे, ठीक है। अब स्पंज का सील है ये, तो स्पंजो सील हो गया, सिंपल, ठीक है। नाउ ये याद रखना है कि स्पंजेस में क्या होता है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कॉलर सेल्स प्रेजेंट हैं ऑल अलोंग द कैविटी, ठीक है। ये कॉलर सेल्स प्रेजेंट हैं ऑल अलोंग द कैविटी। अब वन ये कॉल अलोंग द कैविटी अगर कॉलर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये उसकी इनर लाइनिंग को लाइन करेंगे स्पंजों की सील कैविटी को, ठीक है। अब एक चीज ये देखिए कि ये जो स्पंज है ये वाटर में बहुत प्रेशर नीचे में है, ठीक है, समुद्र के एकदम तल पर है। अब जब तल पर है तो वहां पर तो बहुत पानी का ढेर सारा प्रेशर लग रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो उसको कैसे झेला जाए, बॉडी को फिर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना। जैसे हमारे अंदर हड्डियां हैं, हड्डियों से हम खड़े रहते हैं, अगर हड्डी ना हो, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो लेट जाता है ना, रेंग जाता है, ये तो लेकिन ये समुद्री तल पर ये अपने आप को, सी सरफेस पर अपने आप को एकदम डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म किस तरह सरवाइव कर रहा है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक स्केलेटल सिस्टम है। लगेगा कि छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म में क्या स्केलेटल सिस्टम होगा, लेकिन है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर स्केलेटल सिस्टम है तो वो ट्राई रेडिएट इस तरीके से होगा, ठीक है। सॉरी, ये होगा ट्राई रेडिएट। ये ट्राई रेडिएट स्केलेटल सिस्टम जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्जिन फाइबर से बनेगा। अब ये स्पॉन्जिन फाइबर्स, या इसको और क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स। ओके। अब ये याद रखना है कि ये बहुत प्रिमिटिव है, तो इसमें क्या होगा? दोनों सेक्स मिलेंगे, मेल एंड फीमेल। सी, इसमें बुफे है, मेल एंड फीमेल सेक्स भी मिलते हैं, और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी दोनों मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सब कुछ यहाँ पे हो मिला जुला है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे कोई भी अलग नहीं है, सब कुछ मिला हुआ है, एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मेल एंड फीमेल है तो वो क्या होगा? एक ही इंडिविजुअल, एक ही इंसान के अंदर में है। तो अगर एक ही इंसान के अंदर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? आप लोग क्या बोलते हो? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट तब होगा जब जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर हों, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट ना हो। अगर सेपरेट नहीं तो मतलब एक ही इंडिविजुअल में है। अब एक ही इंडिविजुअल में है तो हम उस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, ठीक है। नाउ स्पंजेस क्या है? स्पंजेस reproduce asexually by fragmentation and sexually by the formation of gametes. Okay. Now fertilization is what? Fertilization is by gametes. So first discuss the fragment asexual part. Now what is happening is that suppose this is a whole sponge or a porifera organism. What happens is that it breaks from between, it fragments from between, and now this individual will have their own individuality. See, it is being formed from the same from the earlier full sponge, okay, full developed, fully adult sponge. Now what happens is that a part of it fragments, and when a part of porifera is fragment, so what do we call that type of organism? We call what do we call that type of reproduction? ऐसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? अरे भाई सीधी सी बात है, फ्रैगमेंट बन रहा है तो फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फ्रैगमेंट हो रहा है तो हम उसको फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। अगर सेक्सुअल से हो रहा है तो उसको, जिसमें गैमीट्स फॉर्म होंगे, तो सेक्सुअल से हमें क्या मतलब समझते हैं? इसमें मतलब गैमीट्स बन रहे हैं और एग्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहली बात तो यहां से एक स्पर्म निकला, ठीक है। और मजे की बात है कि इसी के अंदर ओवा भी है। ओवा भी कहीं गया नहीं है, किसी पर ट्रस्ट, हमने बॉडी के अंदर रखा है, किसी कोई ट्रस्ट नहीं है। ये स्पर्म इसके गया, इसके गया, इसके बॉल में गया, ठीक है। उससे गया, एग से फर्टिलाइज कर गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो एग से फर्टिलाइज कर रहा है, ये बॉडी के अंदर कर रहा है कि बॉडी के बाहर कर रहा है फर्टिलाइज? हाँ, ये तो बॉडी के अंदर का फर्टिलाइजेशन है। अगर बॉडी के अंदर का फर्टिलाइजेशन है तो हम इसे कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कर रहा है तो हम उसे कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन विद इन दी बॉडी ऑफ स्पोरीफेरा हो रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर दिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन थिंग्स नॉट एंड देयर, okay, things do not end there. What happens is it forms an intermediate larva, okay. Now intermediate larva, now one thing कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन समझ में नहीं आता है, वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मतलब कोई चीज़ है जिसमें कुछ बीच में नहीं आ रहा, डायरेक्टली डेवलप हो रहा है। तो ये क्या है? यंग वंस होते हैं। यंग वंस का मतलब क्या है? छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो होते हैं, एकदम छोटे से, नन्हे से, मासूम से, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, ठीक है।
जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एडल्ट में बदल रहे हैं विदाउट एनी स्टेज इन बिटवीन, नो लार्वा इन बिटवीन, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें क्या हो रहा है, जब एडल्ट में बदल रहे हैं तो ढेर सारे लार्वा स्टेज आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो यहाँ पे यंग वंस हैं वो एडल्ट की ही तरह डायरेक्टली वो डेवलप हो रहे हैं, बीच में कोई और स्टेज नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें स्टेजेस बीच में आएंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट यंग वंस होंगे, उससे फिर लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा। तो ये खास बात हुई। क्या बस इतना ही डिफरेंस है? देखो डिफरेंस और सारे हैं, वो भी हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अभी आप ये याद रखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बीच में आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा होगा, ठीक है। चूंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं होगा तो जो एडल्ट होगा वो अपने यंग वन से रिजेंबल करेगा, ठीक है, रिजेंबल करेगा, क्योंकि डायरेक्टली डेवलप कर रहा है, उसको कोई किसी और फॉर्म में बदलना नहीं है। लेकिन जो यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसको तो किसी और, वो बीच में कई सारे बीच में स्टेजेस आ रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल है कि जो यंग वंस है वो एडल्ट की तरह दिखेगा। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ही चाह रहे हैं, मान लो अगर इंसान का बच्चा है तो जब माँ की पेट में होगा तो भी ऐसा दिखेगा और जब बड़ा होगा तो भी ऐसा दिखेगा। लेकिन जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है वो शायद छोटे में ऐसा दिखे, यंग वंस में ऐसा दिखे, बड़े होने पे वो कुछ इस तरह दिख सकता है, ठीक है। तो जो यंग वंस हैं वो एडल्ट से एकदम मैच नहीं खाते, दिखते नहीं, एक तरह से दिखते नहीं। हम आपको बोलेंगे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म इस तरह बन रहा है और आपको हम बोलें कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह बन रहा है, तो आप लोग बोल एक बार तो विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा बन रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लार्वा पाए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, ये तो हुई समझने वाली बात। अब आते हैं रट्टा वाली बात की, किसमें क्या क्या मिलता है। तो आप ये याद रखो इनवर्टिब्रेट्स में डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में डिफॉल्ट सेटिंग ये है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में लेकिन लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? सीपम। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये सीलन ट्रेटा है, ठीक है, यहाँ पे सीलन ट्रेटा है और ये A3 है, ठीक है। तो ये दोनों सीलन ट्रेटा और A3 ये बोथ डेवलपमेंट शो करते हैं। क्या बोथ डेवलपमेंट शो करते हैं? यानी कि डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। बाकी सब इनवर्टिब्रेट्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, ठीक है। सर ये A3 कौन सा नया जानवर है? A3 कोई नया जानवर नहीं है। आपने अगर इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा मैंने 3 फाइलम बनाए हैं, एस्चेल्मिन्थीस, ठीक है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये है शॉर्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक बार एनिमेशन से समझते हैं, ठीक है। ये देखो फाइलम पॉरीफेरा है, ये जनरली मैरीन होते हैं एक स्पीशीज को छोड़ के। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम में क्या हो रहा है, पानी नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। पानी ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है दोनों साइड से। तो ये जो दोनों साइड से जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, ठीक है। जहाँ मेरा ये एरो पॉइंट कर रहा है ये क्या है, ये ऑस्टिया हो गया। और जो ये पूरी कैविटी है हम इसको क्या बोलेंगे,
स्पंजोसील बोलेंगे, ठीक है। और जहां से निकल जा रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ऑस्कुलम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो स्पंजेस में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। वाटर यहाँ पे माइन्यूट पोर से एंटर करेगा जिसे हम ऑस्टिया कहेंगे, स्पंजोसील में जाएगा और फिर ये ऑस्कुलम से निकल जाएगा। तो ये कई तरीके से हेल्पफुल होता है ये वाटर कैनाल सिस्टम। देखो कॉन्टिन्यूसली पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, तो पानी अपने साथ क्या क्या लाएगा, श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए ऑक्सीजन एक्सचेंज लाएगा, फूड प्रोडक्ट लाएगा, एक्सक्रीशन। क्या किसी एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पास उसके पास ताकत आनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी, रेस्पिरेटरी से आएगी, ठीक है। खाने का चीज होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन किसका हो, खाना, तो वो किससे मिलेगा, जो खाने का सामान होगा। और फिर जब इन सबको कुछ खाएगा तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का भी तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम, अभी हम उस पर और डिटेल में जाएंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इसका जो स्पंजोसील कैविटी है, जो इसका ये बॉर्डर है, आप ये देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्मली जो है कॉलर सेल से लाइंड है, ठीक है। कोएनोसाइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल, ठीक है। और इस क्योंकि ये एक ही तरह का, देखो एक ही तरह का सेल ये हर पूरे इसमें मिल रहा है, ठीक है। और इसका ये सारा फंक्शन जो है यही एक सेल कर रहा है और कोई है ही नहीं। तो इसको हम कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी देखिए कॉलर सेल है, कॉलर सेल में ये क्या है, इसको कोएनोसाइट्स में बोलते हैं। और ये स्पंजोसील को ये लाइन कर रहा है और ये पानी जा रहा है, ठीक है। अब पानी अपने साथ क्या क्या लाएगा, खाने के लिए कुछ सामान लाएगा। तो पोरीफेरा में क्या खाएगा, छोटे छोटे जो प्लैंक्टन्स होंगे उनको खाएगा, ठीक है। तो ये हरे रंग का देखिए प्लैंक्टन्स है, तो प्लैंक्टन्स वो क्या ले रहा है अपने अंदर, वो ले जाएगा, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम का पहला फंक्शन हम प्रूव कर दिए। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है कि फूड गैदरिंग करना। तो पानी जब अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फूड गैदरिंग कर रहा है उसकी मदद से, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो फूड आ रहा है ये इसको अपने अंदर लेगा। अब ये अपने अंदर जब लेगा तो इसको फिर ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको। ये जो खाना, देखो हमेशा याद रखना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको तीन चीज तो हम जरूरत होगी ही, ठीक है। क्या क्या, रेस्पिरेशन, फूड, एक एनर्जी मैटर चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा, रेस्पिरेशन चाहिए जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा। जनरली रेस्पिरेशन इसेंशियल, क्योंकि और जगह अभी हम पाएंगे तो फर्मेंटेशन भी होता है। तो बस लेकिन जनरली एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये चीजें मिलती हैं। और क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको निकालना। तो ये जो प्लैंक्टन्स जो है जब इसके अंदर सेल के अंदर जा रहा है, देखो और कहीं कुछ डाइजेशन नहीं हो रहा, खाना सीधा अंदर सेल के अंदर जा रहा है। अब तो सेल के अंदर जब जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसमें सिर्फ इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, कोई इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कुछ डाइजेशन नहीं, यहाँ कोई कुछ एंजाइम नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है। ये अंदर इंटरसेलुलर जा रहा है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। ये इसका फूड गैदरिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी देखिए, अब हमारे जैसे स्केलेटल सिस्टम होता है वैसे इनके भी ये स्पिक्यूल्स हैं, ये स्पंजिन फाइबर्स हैं, ये इसको खड़ा रहने में, इसको तगड़ा रहने में मदद करते हैं। अगर हमारे अंदर हड्डी नहीं होती तो हम क्या होते, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, गांव में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग पेड़ पे चढ़ते हैं, उस वक्त गिर जाते हैं, टूट जाता है, तो क्या होता है फिर नहीं, उनको वो खड़े नहीं हो पाते, ठीक है। उसी तरीके से जो स्पंजिन फाइबर्स है उसको हमेशा खड़े रहने के लिए उसको कोई उसका एक स्केलेटन सिस्टम होना चाहिए, तभी वो उसको इतना प्रेशर जो है वो तभी सस्टेन कर पाएगा। पानी अंदर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो उसको खड़े रहने के लिए स्पिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। स्पिक्यूल्स ये इसको और मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इस तरीके का है, इसको इसी तरीके से याद रखिए, ठीक है। और ये देखिए अब ऑक्सीडेशन, जो फूड प्रोडक्ट जो प्लैंक्टन लिया था उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने अंदर लिया, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, और CO2 बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, क्या, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होता है,
फ्रेगमेंटेशन से आप मतलब क्या समझते हैं? फ्रेगमेंटेशन का मतलब कुछ टूट रहा है, फ्रेगमेंट बन रहा है। तो वही चीज हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एक पोरीफेरा, जो एग्जिस्टिंग पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ से टूट गया और अपना अलग जगह जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा और फिर वहां से अपना एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सब लोग अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करते हो ना, वैसे इसको भी अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करनी है। एक बार टूट गया, बोला भले हम टूटे हुए हैं, तुमसे फ्रेगमेंट भले हम बन के आए हुए हैं, लेकिन हमारी भी अपनी इंडिविजुअलिटी है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से टूटा गया और ये फिर अपना एक अपने आप में फिर अलग से ये ऑर्गेनिज्म एक नया बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हर्माफ्रोडाइट नेचर है इसका। ठीक है, स्पर्म्स और एग जो है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलते हैं, तो हम उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से इसके स्पर्म्स जो हैं ये बन के निकल रहे हैं और यहाँ पे ये इसके एग हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर। ये दोनों चीजें हमें मिल रही हैं। तो जब हमको ये दोनों चीज एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर में मिलेगी, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलेगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे? हर्माफ्रोडाइट होगा। कहीं पर भी होगा, अगर हर्माफ्रोडाइट है तो उसका मतलब है कि जो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, या स्पर्म और एग सेल हो गया, वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर में मिलेगा। तो यहाँ पे स्पर्म्स और एग जो हो गया वो हर्माफ्रोडाइट नेचर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिल रहा है, इसलिए हमें हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। ठीक है, आगे अब चलते हैं। अभी देखिए स्पर्म कहाँ से कहाँ जा रहा है। स्पर्म देखिए ये यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद ये ऑस्टिया से आया, फिर उसके बाद ये एग में जाएगा। ठीक है, अब ये जाके एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो ये क्या हुआ? अब ये तो स्पंजेस के शरीर के अंदर में जा रहा है ना। ठीक है, अभी हम अगर इसको वापस जाके देखें, ये देखिए यहाँ पे ये एग है, इसमें वो जाके इसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो ये जो अल्टीमेटली क्या है, वो स्पंजेस के शरीर के अंदर में आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वही चीज ये देखिए यहाँ पे कर रहा है। स्पर्म जो है जाके एग से ये मीट करेगा और वहां पे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, जो अब इसका प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअली में क्या होगा, वो लार्वा बनेगा। ठीक है, और लार्वा की खास बात क्या होती है? लार्वा की बात ये होती है कि उसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हम देखो कहीं भी अगर लार्वा आ जाए तो हमेशा दिमाग में हमेशा बैठा लो कि जो लार्वल फॉर्म है वो एडल्ट फॉर्म से अलग दिखेगा। ठीक है, और इसलिए वो डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो वही चीज हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा क्योंकि लार्वा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी देख लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पंजेस, दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ओके, एसिमेट्री या कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें किसी में भी नहीं मिलेगी आपको। आप इस ये सोच के दूर से लग रहा होगा, लेकिन जब आप पास में जाओगे आप इसको मैच देखोगे तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, सही बात है, पहला पहला ऑर्गेनिज्म है, पहला पहला ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ही डेवलप होगा। ओके, फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल ही है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। स्पंजेस है अब व्हाट नाउ नो, ये सब समझो कि इसमें क्योंकि पोरीफेरा है, पोरीफेरा में क्या हो गया, पोर्स होंगे। पोर्स क्यों होंगे? उससे पानी आएंगे, पानी आएगा तो क्या होगा, एक रास्ता पूरा बनेगा। एक रास्ता पानी का पूरे को हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होगा? हम क्या मुंह के अंदर क्या खाना लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, वैसे ही ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर कैसे क्या लेना होगा? फूड गैदरिंग होगा, जो पानी का बहाव होगा वो अपने साथ फूड लेके आएगा और जो उसके साथ ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है, और फिर जो भी ये उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करेगा, उसको फिर अपने शरीर से जब निकालेगा तो रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी आएगा। तो इसका ये फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अभी याद रखो कि जो वाटर जो है वो दो ओ से एंटर करता है ना, एक ओ से एंटर करता है, एक ओ से एग्जिट करता है। छोटा वाला से जो एंटर करेगा दैट इज नोन एज ऑस्टिया और माइन्यूट पोर्स, और बड़ा वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। नाम बड़ा तो एग्जिट होगी वहां से। बीच में जो कैविटी है ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बीच में, हम उसको क्या बोलेंगे? कैविटी ऑफ स्पंज। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम इसका क्या नाम रख दें? बड़ा सोच समझ के उन्होंने रखा कि स्पंज की कैविटी है तो स्पंजोसील रख देते हैं, तो दे हैव नाउ केप्ट इट स्पंजोसील। ओके, नाउ
ये टॉक्ड, हम लोगों ने इस पर बात की थी कि डाइजेशन क्या होगा। फूड जो ये ला रहा है, यहाँ से फूड जो आ रहा है वो डायरेक्ट कॉलर सेल्स में जाएगा, तो कॉलर सेल्स में जब जाएगा तो वो डाइजेशन, हमको क्या कहेंगे, डाइजेशन वो इंट्रासेलुलर हो रहा, सेल के अंदर में डाइजेशन हो रहा है। जो कैविटी होगी स्पंजोसील उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बॉडी अब इतना प्रेशर में है जब स्पंज, तो उसको सपोर्ट चाहिए अपने आप को रोकने के लिए, तो क्या होगा, वो स्पिक्यूल्स होंगे उसके अंदर जो कि स्पंजिन फाइबर से बने होंगे, ठीक है। इसमें सेक्सेस क्या होंगे, सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मेल और फीमेल जो है एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलेगा। अब जब मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। नाउ sponge eggs are sperms are produced by the same individual, they are known as hermaphrodite. Now we come to the sponges. Now हमने क्या बोला था, देखो स्पंजेस में दो चीजें हो रही हैं, क्या क्या। पहली बात तो मेल और फीमेल एक इंडिविजुअल के अराउंड में, एक देखो ये मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जो है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिल रहे हैं, और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो मेल और फीमेल अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर है तो क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिल रहा है, तो एसेक्सुअल कैसे होगा, उसके टूट जाने से होगा, उसके टूट जाएगा तो क्या बनेगा, फ्रेगमेंटेशन। तो देखो स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ओके। फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होगा, शरीर के अंदर में होगा तो इंटरनल बोलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट में एक बीच बीच में इनडायरेक्ट स्टेज आएगी। क्यों, क्योंकि लार्वल फॉर्म बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में वो डेवलपमेंट है जिसमें जो यंगर फॉर्म है वो अपने एडल्ट फॉर्म से कुछ तो मैच करे। हमने बताया ना इंसान का क्या है, अगर इंसान के एडल्ट फॉर्म में एक चेहरा दो हाथ दो पैर हैं तो बच्चे में भी एक चेहरा दो हाथ दो पैर मिलेंगे। लेकिन अब यही स्पंज के बारे में बात करें तो उसमें एक पूरी फॉर्म है, वो अपने जो लार्वल फॉर्म है उस दोनों में एक शक्ल में कभी आप मैच करा ही नहीं पाओगे। और जब आपको कोई मैच ही नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कि लार्वल जो है ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द एडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फो मतलब क्या होता है, मॉर्फिक। मॉर्फिक मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। आप लोग सब अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा करते हो ना, तो मॉर्फो हो गया, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली ना, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, लार्वल स्टेज क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और इसमें फर्टिलाइजेशन का होगा इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि लार्वल स्टेज है इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन से एडल्ट फॉर्म बच जाए तब तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन और एडल्ट के बीच में एक कोई स्टेज रह जाए, बीच में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, लार्वल फॉर्म जो होगा वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम द एडल्ट, ओके। साइकॉन, साइकॉन लुकिंग लाइक अ वाई, यू यू स्पंजे लुकिंग लाइक एन इन्वर्टेड यू, ठीक है। इन्वर्टेड यू की तरह दिख रहा है ऐसे, अगर ये स्पॉन्ज, ये साइकॉन जो है, साइकॉन देखिए ऐसे एक वाई यहाँ से आया, ठीक है, और फिर एक यहाँ से आया, और दोनों एक स्लोप में है तो साइकॉन हो गया। फिर जिला, नाउ जिला हम जाते हैं हिंदी हार्टलैंड में। जिला का मतलब क्या होता है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। तो जिला में क्या होता है, लैंड फ्लैट होती है, जो हमारी जमीन होती है वो फ्लैट होती है ना, वर्टिकल थोड़ी होती है। फ्लैट होती है तभी आप उसमें रहते हो, वर्टिकल हो जाएगी तो पहाड़ बन जाएगा ना। तो बस अब ये समझो कि जब जिला में जब रहते हो तो फ्लैट रहती है लैंड, और जब वो फ्लैट रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला, ओके। नाउ आप लोग इस स्क्रीन को रुक के आप अपने खुद से सॉल्व कर लीजिए, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वो ट्रू और फॉल्स है, और जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है तो और नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। जहाँ पे कुछ ना मिले वो आप ट्रू और फॉल्स लेके चलिए, और एक बार आप रुक के एक बार स्क्रीन पॉज करके आप इसको देखिए कि कौन सा आप किसको क्या मारते हैं, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी से ही बना हुआ है, ये आप ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जनरली मेरीन, जनरली मेरीन, जनरली बोल रहा है, एक्सक्लूसिवली नहीं बोल रहा। क्यों, क्योंकि एक स्पीशीज है जो पूरा खेल खराब, एक स्पीशीज है जो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए भैया, लोग रह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, फ्रेश वाटर वहाँ चाहिए ना।
तो वो कौन सा हो गया, स्पॉन्जिला। ओके, ना मोस्टली सिमेट्रिकल नहीं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ज़्यादा सभी एसिमेट्रिकल होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, पहला पहला ऑर्गेनिज्म है फाइलम में, टिश्यू कहाँ से आ जाएगा, पहला पहला है ना, हम सेल से स्टार्ट करते हैं ना, सेल इज द क्या, सेल का हमको याद करते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे याद रखो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और कोई सब ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नंबर 1 पे स्टार्ट होता है, एनिमल किंगडम में सबसे पहले इसको पढ़ाया जाता है, तो जो पहला सबसे ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से याद रखो, क्योंकि ये पहला ऑर्गेनिज्म है। सेल जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, हम सोचते हैं चलो अच्छा बेसिक फंक्शनल है तो स्पंजेस फंक्शनल हो गई, स्पंजेस सेल के बने हुए हैं, तो हम उसको क्या बोल दिए कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन स्पंजेस वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम एंड एग्जिट्स थ्रू ऑस्टिया, ये ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्यों, वाटर कम्स थ्रू वन ओ, एग्जिट्स थ्रू अनदर ओ, the smaller o have 5 letters, and what does it mean, it means ostia, the bigger o has how much, 7, I think 7 letters, and that is known as osculum. Okay, now sponges they absorb phytoplanktons. When they absorb phytoplanktons, they directly absorb it where, inside the cell. So in sponges digestion is intracellular, true. In sponges skeletal is made up of spicules, okay, that are providing framework, that are providing a resistance to pressure. Now sexes are separate, is true or false, sexes are separate, true or false, false. Sponges reproduce sexually by fragmentation and sexually by formation of gametes, true. Fertilization is development is direct, so fertilization is internal, true. For development is direct, false. Okay, so this whole sentence is false. Okay.